टनल डायरेक्शन हमारी जो है नॉर्थ 130 डिग्री है। मैपिंग कैसे करी जाती है, क्या क्या चीज़ें होती है जिसके अकॉर्डिंग हम फर्दर जो एक्टिविटीज़ करते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जियोलॉजिस्ट का आखिर टनल में क्या काम होता है। देखिए, ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी की फील्ड जो है, चूँकि इंडिया में टनलिंग का वर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। ताबी जी से जानूंगा कि हम लोग अगर इस कंडीशन में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं ताकि एक अच्छे इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पे सेफली काम कर सकें। सैलरी सबसे बड़ा इशू आता है, तो मैं कहूँगा कि और भी नहीं, इसको हम रिवील नहीं करेंगे। आने वाले जियोलॉजिस्ट जो आपकी तरह टनल में एज ए जियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा आगे, क्या प्रोसीजर है आगे आने का इस फील्ड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो टनल के अंदर जो हमारा जियोलॉजिस्ट होते हैं, फेस पे जाके जियोलॉजिस्ट क्या ऑब्जर्व करता है, क्या उसका काम होता है मेन। तो हमारे साथ में हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे आपको मिलवाता हूँ। मेरा नाम ताबिश जमाल है। मैं यहाँ टनल में एज ए इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट के पोस्ट पे हूँ और मेरा काम होता है बेसिकली एक्सकवेशन के बाद फेस की कंडीशन को देखना, उसके अकॉर्डिंग फेस मैपिंग करना। क्योंकि यहाँ पे बहुत लूज स्टेटा है और यहाँ पे जो हम लोग करते हैं वो क्यू सिस्टम वाली क्लासिफिकेशन करते हैं। कई तरह की क्लासिफिकेशन होती है, आरएमआर होती है, जीएसआई होती है और क्यू क्लासिफिकेशन हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम उसी के बारे में आज हम थोड़ा आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो इसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं फेस पे, और फेस पे आपको बताएंगे मैपिंग कैसे करी जाती है, क्या क्या चीज़ें होती है जिसके अकॉर्डिंग हम फर्दर जो एक्टिविटीज़ करते हैं और सपोर्ट सिस्टम जो भी चीज़ें होती है, ये सारे लोग डिसाइड करते हैं। तो फेस पे जाके ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, ठीक। तो हम पहुंच चुके हैं अभी फेस पे, करंटली जहाँ पे हमने एक्सकवेशन किया हुआ है, और इसका भी हम लोग फेस मैपिंग करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ में जियोलॉजिस्ट हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स बताएंगे यहाँ पे किस तरीके से फेस को मैपिंग किया जाता है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट जो अपने साथ में लेके आए, कैसे कैसे रोड की जो स्ट्रेंथ होती है वो चेक करते हैं, और उस बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करने वाला है, जो आगे फर्दर एक्सकवेशन करेंगे उसमें क्या हम लोग काम करेंगे फेस को देख के। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सकवेशन अभी हुआ है, हमारा एक्सकेवेटर भी बाहर जा रहा है और लूज फेस है, तो हमें अभी इसको सील करना पड़ेगा। और यही हमारे पास टाइम मिल रहा है 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, कि हम जियोलॉजिकल इसकी फेस मैपिंग कर लें, जो हमारे पास पैरामीटर सारे नोट कर लें और उसके बाद हम इसको सील कर देंगे। तो जियोलॉजिकल फेस मैपिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। आपके पास एक जियोलॉजिकल हैमर होना चाहिए, आपके पास ब्रंटन कंपास होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप जो है डीप डायरेक्शन, इंक्लाइनेशन वगैरह आप नोट करेंगे। और आपके पास एक जो है डायरी होनी चाहिए, एक मेजरिंग टेप होना चाहिए आपके पास, और एक फेस मैपिंग शीट होनी चाहिए, ताकि जो भी पैरामीटर हैं आप इस पर नोट करेंगे। और फिर उसके बाद ये रफ होता है, फिर इसको जाके हम लोग फेयर करते हैं। तो आइए आप आपको फेस पे लेके चलेंगे, फेस पे दिखाते हैं क्या चीज़ें एक्चुअली में स्टडी करता है और इनका क्या काम है। सबसे पहले जो है हम टनल के सेंट्रल लाइन में खड़े हो जाएंगे। टनल की डायरेक्शन देखते हैं कि हमारा टनल का जो है स्ट्राइक क्या है। टनल डायरेक्शन हमारी जो है नॉर्थ 130 डिग्री है। ये हम फेस मैपिंग शीट में नोट कर लेंगे। उसके बाद अब पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि कितने जॉइंट्स हैं। तो ये हमारी जो है रॉक सेडिमेंट्री रॉक है, शेल है, इसमें शेल्फी शेल है ये, और हाईली क्रश्ड रॉक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्ले फिलिंग है, क्रश्ड रॉक है ये, और लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड ये रॉक है। सबसे पहले हम इसकी आरक्यूडी निकालते हैं। आरक्यूडी क्या होता है, कोई भी क्यू सिस्टम में चूँकि हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले आरक्यूडी करते हैं। आरक्यूडी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ द कोर ऑफ द पीसेस ग्रेटर दैन 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम फेस पे उसके लिए एक पैरामीटर हम जेवी निकालते हैं। जेवी क्या है, जॉइंट वैल्यूम। फेस पे हम 1/1 मीटर का जो हम वैल्यूम ले लेंगे, और क्यूबिक मीटर का, और उसमें देखेंगे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं। उसके हिसाब से 115 -3.3 इंटू जेवी कर देंगे तो हमारा आरक्यूडी निकल के आ जाएगा। बहुत लूज स्टेटा है और इसमें जो है फेस मैपिंग के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम आपको जो वैल्यूज़ हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बेडिंग जॉइंट हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा जो है ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसमें हमें बेड 100% मिलेगा, तो ये हमारा बेडिंग जॉइंट है। लेकिन हम यहाँ पे ये सरफेस नहीं मिल रहा, तो इसकी डिप है 160 डिग्री के अराउंड, और इसका जो है इंक्लिनेशन हम निकाल लेंगे। डिप का हमारा जो इंक्लिनेशन है वो
40 डिग्री के अराउंड है। दूसरा पैरामीटर होता है जॉइंट सेट, यानी नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, जॉइंट सेट कितने हैं। एक तरह के जितने भी जॉइंट होते हैं वो एक जॉइंट हो जाएगा, और डिफरेंट ओरिएंटेशन अगर है तो एक जॉइंट सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट, यानी जो हमारे ये जॉइंट्स हैं ये रफ हैं या फिर इरेगुलर हैं, सिलिकन साइडेड हैं, स्मूथ हैं, प्लेनर हैं, ये सारे पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर मैं आगे जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लूज आ रहा है, बिल्कुल सिलिकन साइडेड ये सरफेसेस हैं। और सिलिकन साइडेड कब होता है, जब कोई भी रॉक जो है स्ट्रेस के अंडरगोज स्ट्रेसेस के साथ हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है उसमें पॉलिश मटेरियल हो जाते हैं, बिल्कुल पॉलिश सरफेस हो जाता है। तो ये चूँकि ये रॉक बहुत ही स्ट्रेस्ड है और मल्टीपल जॉइंट्स हैं, बेंडिंग है, तो इस वजह से इसमें सिलिकन साइडेड आपको मिल जाएगा। दूसरा पैरामीटर है जॉइंट अल्ट्रेशन, यानी कि इसमें जो है अल्ट्रेशन क्या हुआ है, क्ले फिलिंग है नहीं है, ये तमाम पैरामीटर होते हैं। सैंडी है या फिर जो एक विदरिंग का ही एक ये पार्ट है, अल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं उसमें। फिर होता है जॉइंट वाटर कोफिशिएंट, यानी कि फेस पे हमारे जॉइंट में वाटर हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे बिल्कुल फ्लोइंग वाटर कंडीशन है, यानी कि ये बहुत ही, अगर आप फेस पे आपको पानी मिल रहा है तो ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि क्ले भी है और जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये स्प्लिट करती हैं, रॉक फेल्योर का चांस होता है। देख रहे हैं थोड़ी देर में रॉक गिर भी रही है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर होता है, ये सारे, यानी कि वीकनेस पॉइंट्स कितने हैं, और इसमें एक पैरामीटर होता है कि हमारा ओवरबर्डन कितना है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत लो ओवरबर्डन में भी जा रहे हैं और मल्टीपल वीकनेस जोन है, तो उस हिसाब से ये सारे पैरामीटर जो है हम जो क्यू एक्सप्रेशन है RQD/JN इंटू JR/J इंटू JW/, सारे इसमें रखेंगे, और हमारी जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम रॉक क्लास जो है क्लासीफाई कर लेंगे। फिर जो हमारी फेस मैपिंग है, ये शीट, इस पर हम सारे जॉइंट्स को ड्रा करेंगे, और हमारे यहाँ पे लीजेंड्स दिए रहेंगे, और यहाँ पे हम जियोलिथोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि हमारी रॉक का ग्रेन साइज़ क्या है, कलर क्या है, और इसमें बेडिंग्स हैं, जॉइंट्स कितने हैं, वाटर कंडीशन क्या है, जो एक ताकि चूँकि हर कोई जो है सारे वैल्यू को नहीं पढ़ पाता है, तो हम उसको एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। उसके बाद अगर कहीं पे जॉइंट फेलोर हो रहा है, कहीं पे वेज फेलोर हो रहा है, या स्पेलिंग सिचुएशन आती है जब रॉक बस्ट करती है बिल्कुल, तो वो सारी पैरामीटर देने होते हैं। कोई स्पेशल रिमार्क देना है आपको, ये सारे पैरामीटर के बाद जो है हम ये करते हैं कि ये रॉक क्लास इस पर्टिकुलर क्लास में आई है, ये रॉक जो है इस पर्टिकुलर क्लास में आइडेंटिफाई हो गई है, तो उसके हिसाब से पहले से ही हमारे सपोर्ट सिस्टम डिज़ाइन होते हैं। ये रॉक क्लास 5 में हम क्या सपोर्ट देंगे, 6 में क्या देंगे, 7 में क्या देंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे सपोर्ट सिस्टम हम देते जाते हैं। क्योंकि हम टनलिंग ये NATM से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, तो हम कोई एडिशनल सपोर्ट अगर हमें देने हैं, कोई एडिशनल सपोर्ट देना है, तो वो भी हम इसमें रिकमेंड कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे जियोलॉजिस्ट ने आपको पैरामीटर्स बताए, कैसे रॉक को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो एक एक चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके लिए जो इनके पास फेस मैपिंग की एक शीट होती है जिसमें सारे पैरामीटर्स को मेंशन करना होता है, और आपको पीछे दिख रहा होगा भाई पूरी तरीके से हमारा फॉल कर रहा है ग्राउंड से, पूरा जो भी शेल टाइप की यहाँ पे है, और वाटर का बहुत ज़्यादा सीपेज है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है टनल में, अगर आपका पानी इंग्रेस है बहुत ज़्यादा, तो काम करने में बहुत मुश्किल होती है। और आप लोगों के दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो टनल इंजीनियर है, जियोलॉजिस्ट है, अदर जहाँ पे भी है, कि भाई तुम्हारा फेस इतना लूज होने के बाद आप लोग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा टनल का अभी जो लेंथ है 250 मीटर है, तो भाई जो हमारा अभी एक्सकवेशन करके मशीन गया है, तो सिंगल टनल है, स्केप टनल, यहाँ पे कोई क्रॉस पासेस नहीं है कि ताकि हमारी जल्दी से मशीन जाए। तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है दूसरी मशीन को फेस आने में। हमारा सीलिंग सॉफ्टवेयर रेडी है ताकि इसको फटाफट हम लोग प्रोटेक्ट करें और आगे फर्दर हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। हम इससे चूँकि UCS से निकालना होता है फेस पे, तो उसकी क्या रॉक की स्ट्रेंथ है, हम उसको एक हैंड स्पेसमेन ले लेते हैं, और उसके बाद जो है हम इसको मार के देखते हैं। देखिए सिंगल ब्लो में ये टूट गया है, तो इसके लिए हमारे सारे पैरामीटर हैं कि सिंगल ब्लो में टूटेगा, मल्टीपल ब्लोज में टूटेगा, या फिर हम पॉइंट से इंडेंट करेंगे तब टूटेगा। ये सारे पैरामीटर जो हैं दिए हुए हैं, और ये चूँकि ये RMR में ये ज़्यादा यूज़ होता है, क्यू में इसका यूज़ नहीं है, रॉक स्ट्रेंथ को हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं।
तो भाई बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जियोलॉजिस्ट का आखिर टनल में क्या काम होता है, तो ये आपको थोड़ा सा और डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और जो सपोर्ट सिस्टम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पे अभी आपके सामने पीछे लूज फॉल कर रहा है, तो इसको कैसे हम लोग काउंटर कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसके लिए भी ये लोग सजेस्ट करते हैं। तो मैं ताबिज़ जी से जानूंगा कि हम लोग अगर इस कंडीशन में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं ताकि एक अच्छे इन्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पे सेफली काम कर सकें। जियोलॉजिकल फेस मैपिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि हमारा जब ये प्रोजेक्ट डिसाइड होता है और उसके बाद जो है सारे क्लासेस डिसाइड हो जाते हैं, तो हमारा सपोर्ट सिस्टम भी डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन सी रॉक्स आएंगी। लेकिन जो हमारा एक्चुअल में जो रॉक कंडीशन होती है वो बिल्कुल इंटरप्रिटेशन जब उसका आप करते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है, जो हमारी एंटिसिपेटेड होती है और उससे एक्चुअल बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसीलिए ये सजेस्टेड होता है कि हर राउंड में आप जियोलॉजिकल फेस मैपिंग करेंगे, क्या स्टेटा आ रही है, कौन सी रॉक आ रही है, सारे पैरामीटर आपको उसका ऑन रिकॉर्ड पेपर होता है, पेपर करना होता है, उसी के हिसाब से ही आपको बिल भी होता है। बिल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जियोलॉजिकल फेस मैपिंग के हिसाब से सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। अच्छा, जियोलॉजिकल फेस क्योंकि अभी रॉक कंडीशन आप देख रहे हैं बहुत ही वीक है और लूज फेस है, तो अब इसके लिए हमने क्या किया है कि एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो फेस बोल्ट, फाइबर फेस बोल्ट आते हैं, हम लोग वो इंसर्ट करते हैं और उसमें सीमेंट ग्राउटिंग की जाती है। सीमेंट ग्राउटिंग क्या करता है कि जो भी जॉइंट्स हैं उसमें जाके फिल हो जाती है। पानी जितने जॉइंट्स अगर पानी आ रहे हैं, सीमेंट वहाँ फिल हो जाती है, पानी को भी वो रिड्यूस कर देता है। तो एक हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाता है। तो हमें काम करने के लिए हमारा फेस जो है, जैसे सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि टनल में बहुत एडवर्स कंडीशन होती है काम करने के लिए, तो ये फेस बोल्ट कर सकते हैं आप, SFRS के साथ सीलिंग शॉट फिट कर सकते हैं। तो ये सब करते हुए हम आगे काम शुरू करते हैं। तो आपको आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा जियोलॉजिस्ट का क्या रोल टनल में है, क्या चीज़ें वो स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे कैसे सपोर्ट जो हमको देना है एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, कैसे हम लोग वहाँ पे सेफली काम करें, वो सारी चीज़ें आपको सजेस्ट कर दिए कि हमारा एक फाइबर फेस बोल्ट आता है जो हम लोग इंसर्ट करते हैं बूमर की मदद से, और उसका मेन पर्पस क्या होता है, जो हमारे ओपन जॉइंट्स होते हैं, अंदर फ्रैक्चर रॉक होती है, वहाँ से पानी हमारा क्या इंग्रेस कर रहा है प्रॉपर। तो ग्राउटिंग से क्या है, वो पानी को बंद नहीं कर सकते हम, बस उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो डायरेक्शन से क्या है, हमारा फेस पे पानी नहीं आएगा, जिससे हम लोग यहाँ पे सेफली काम कर सकते हैं। और सपोर्ट सिस्टम के बारे में इन्होंने आपको अच्छे से बताया है कि जब हमारी DPR बनती है टनल की, उस टाइम पे सारे सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं कि किस रॉक क्लास में हम कौन सा सपोर्ट सिस्टम देंगे। और सपोर्ट सिस्टम के ऊपर एक जल्दी ही नया वीडियो हम लोग लेके आएंगे, उसमें ताबिज़ जी आपको और अच्छे से और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि सपोर्ट सिस्टम क्या है, पाइप रूफिंग क्या होता है, रिप कहाँ पे यूज़ करी जाती है, ब्लास्टिंग कहाँ पे यूज़ करी जाती है, लैटिस गटर कहाँ पे लगते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में हम जरूर लेके आएंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और मैं जमाल जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो आने वाले जियोलॉजिस्ट हैं, जो आपकी तरह टनल में एज ए जियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, आगे क्या प्रोसीजर है आगे आने का इस फील्ड में? देखिए, ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी की फील्ड जो है, चूँकि इंडिया में टनलिंग का वर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, सारे हाईवेज़ के टनल आ रहे हैं, रेलवे के टनल आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड हो सकती है एक जियोलॉजिस्ट के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आफ्टर MSc मास्टर जियोलॉजी करने के बाद आप कहीं पे भी एज इंटर्न जियोलॉजिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे सीनियर जियोलॉजिस्ट रहेंगे, आप उनसे सीख सकते हैं। और सैलरी सबसे बड़ा इशू आता है, तो मैं कहूँगा कि और भी नहीं, इसको हम रिवील नहीं करेंगे। सैलरी का हम लोग एक नया वीडियो लेके आएंगे। इंजीनियर नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें और जो फील्ड हैं उससे अच्छा ही सैलरी उनको मिलेगा। हाँ, ये ठीक है कि आप अगर इस फील्ड में एज ए जियोलॉजिस्ट आते हैं तो आपको अच्छा खासा एक अमाउंट मिल जाएगा स्टार्टिंग में, जहाँ पे अदर फील्ड में आप चाहे मैकेनिकल, सिविल, नॉन टेक्निकल फील्ड में जहाँ भी जाते हैं इतना आपको पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन एज ए जियोलॉजिस्ट अगर आप फिर टनल में ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पेमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, हायर आपको पैकेज ऑफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है हमारे ये वीडियो तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग उससे रिलेटेड आगे की और भी वीडियोस लेके आएंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।